लास्ट एपिसोड में अपने वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे जो राज्यसभा के सांसद होते हैं उनका चुनाव किस तरह से होता है, उनका क्या संवैधानिक प्रावधान है। हमने ये बताया कि जो पिछला राज्यसभा का चुनाव हुआ उसमें किन दलों को कितना कितना सीट मिला और अभी राज्यसभा का क्या इक्वेशन है और किस पार्टी के कितने सांसद हैं। इस कड़ी में आज मैं बताने जा रहा हूं कि आखिर राज्यसभा का इतना इम्पोर्टेंस क्यों है, क्यों राज्यसभा के चुनाव के लिए इतने चुनावी रणनीति बनाए जाते हैं, राजनीतिक पार्टियां इस चुनाव को इतना महत्व देती है, इसका पीछे क्या संवैधानिक राजनीतिक इक्वेशन है, कारण है। उन चीज़ों को समझने का हम प्रयास करेंगे आज के इस वीडियो में। सबसे पहले इस बात को मैं पुनः दोहरा दूं कि संविधान का जो अनुच्छेद है आर्टिकल 79 वो कहता है कि संसद बनता कैसे है। इसके साथ ही मैं आपको बताने वाला हूं कि राज्यसभा और लोकसभा क्या ये दोनों बराबर हैं या राज्यसभा की शक्तियां लोकसभा से कम है या राज्यसभा की शक्तियां लोकसभा से ज्यादा है। यह संविधान में इन प्रश्नों का उत्तर निहित है और इसी को जानने की आज हम कोशिश करते हैं कि शक्तियों का तुलनात्मक जो अध्ययन है लोकसभा और राज्यसभा का, उसको संवैधानिक दृष्टि से कैसे समझा जा सकता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, संविधान का अनुच्छेद जो 79 है, आर्टिकल 79 है, वो कहता है कि जो पार्लियामेंट है, संसद है भारत की, यानी जो पार्लियामेंट है वो कैसे बनता है। तो स्पष्ट रूप से कहता है कि जो संसद का निर्माण है उसमें सबसे पहला है भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत का जो राष्ट्रपति है वह संसद का अभिन्न अंग है। और इसके अलावा 2 चैम्बर्स से मिलकर बनते हैं, 2 हाउसेस से मिलकर बनते हैं, यानी राष्ट्रपति और 2 सदन, ये दोनों मिलकर भारत के संसद को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, कंपोज करते हैं। और ये 2 सदनों में एक हो जाता है लोकसभा और एक हो जाता है राज्यसभा। यह एक महत्वपूर्ण है बात समझने के लिए। यह प्रावधान दिया हुआ है आर्टिकल 79 में। यही कारण है कि कोई भी बिल जो होता है जिसे कहते हैं विधेयक, विधेयक क्या है, एक लेजिस्लेटिव प्रपोजल है जिसको पास किया जाता है तो पुनः कानून का रूप लेता है। तो कोई भी जो बिल होता है, विधेयक होता है, वो लोकसभा से जब ओके हो जाता है, पास हो जाता है, जब राज्यसभा से पास हो जाता है और जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का एसेंट मिल जाता है, तब तीनों के एसेंट मिलने के बाद ही वह बिल एक्ट बनता है, अधिनियम बनता है। क्योंकि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा संसद के अभिन्न अंग कहे जाते हैं। तो आपने देखा कि लोकसभा से भी पास होना जरूरी है किसी बिल को और राज्यसभा से भी पास होना बिल को बहुत जरूरी है। तो इस संदर्भ में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो शक्तियों का संतुलन है, जो शक्तियों का तुलनात्मक अध्ययन है, उस संविधान में किस रूप में वर्णन है और संविधान लोकसभा को और राज्यसभा को क्या बराबरी के दृष्टि से देखता है या लोकसभा को अधिक पावर देता है या राज्यसभा को अधिक पावर देता है। यह एक टिपिकल प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा के शक्तियों का तुलनात्मक अध्ययन। और आज इसी शक्तियों के तुलनात्मक अध्ययन पर हमारा वीडियो केंद्रित है। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, न केवल सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले प्रतिभागियों के लिए बल्कि भारत के एक आम नागरिक के लिए यह जरूरी है जानना कि संवैधानिक दृष्टिकोण क्या है जब इन 2 शक्तियों का एक तरह से संतुलन को समझने का प्रयास किया जाता है। यह समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि लोकसभा के चुनाव में तो सारे वोटर वोटिंग देते ही हैं, वोट करते ही हैं। राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, लोकसभा के जो कि प्रत्यक्ष होता है, राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है।
और हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया था कि कई ऐसे बिल को मनी बिल के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया स्पीकर के द्वारा, क्योंकि वर्तमान जो एनडीए सरकार है भारत में, जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार है बीजेपी के नेतृत्व वाली, उसको राज्यसभा में अभी भी बहुमत नहीं मिल पाया है। और बहुमत न मिलने के कारण उसके पास बिल को पास करने के लिए हमेशा विपक्ष से संतुलन बना के रखना पड़ता है। ये महत्वपूर्ण बात है। अभी जो चुनाव हुआ है उसमें एनडीए को और बहुमत की ओर अग्रसर हुई है, बट फिर भी अभी एनडीए को बहुमत नहीं मिल पाया है। ये बहुमत का जो चक्कर है राज्यसभा में, वो बताता है कि लोकसभा के बनिष्पत उसका क्या पोजीशन है, क्या इक्वेशन है, क्या स्ट्रेंथ है। तो मैं बताने जा रहा हूं आपको कि राज्यसभा की जो शक्तियां हैं, द पावर ऑफ राज्यसभा की शक्तियां, यानी पावर ऑफ राज्यसभा इक्वल टू लोकसभा की शक्तियां, यानी पावर ऑफ लोकसभा। क्या संविधान इस रूप में वर्णित है? पहला इक्वेशन ये है कि क्या लोकसभा की शक्तियां राज्यसभा की शक्तियों का बराबर है, इक्वल टू है। एक दूसरा कंडीशन है कि क्या जो राज्यसभा की शक्तियां हैं, इसको सभा करते हैं, जो राज्यसभा की शक्तियां हैं क्या वो लोकसभा से ज्यादा है, दैट इज ग्रेटर देन लोकसभा की शक्तियां। एक ऐसे भी समझने की कोशिश होती है। और एक तीसरा इक्वेशन है कि क्या राज्यसभा की जो शक्तियां हैं, द पावर ऑफ राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स, क्या वो लोकसभा की शक्तियों से न्यून है, कम है, लेसर देन लोकसभा की शक्तियां। ये एक पीटी के लिए इससे आपको कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन बनेगा। अगर इनको आप अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं तो आप मानिए कि प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए, चाहे यूपीएससी का हो चाहे बीपीएससी का हो, 10 से 15 पीटी के क्वेश्चन को आप समझ रहे हैं। और इसके अलावा यूपीएससी के लिए और बीपीएससी के लिए मेंस के लेवल पर एक फुल क्वेश्चन बनता है लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों का एक तुलनात्मक विश्लेषण। लोकसभा एवं राज्यसभा की शक्तियों का तुलनात्मक विश्लेषण, कॉम्पैरेटिव एनालिसिस मैं बता रहा हूं। यही इसका विषय है। लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों का तुलनात्मक विश्लेषण किस रूप में है, कैसे है, यही हम जानने की आज कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले राज्यसभा की शक्तियां किन मामलों में लोकसभा की शक्तियों के बराबर है, पहले ये हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे है। तो सबसे पहला जो बात है इसमें, राज्यसभा की शक्तियां इक्वल टू लोकसभा की किन किन मामलों में, तो सबसे पहला जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन कि वो है पासिंग ऑफ ऑर्डिनरी बिल। पासिंग ऑफ ऑर्डिनरी बिल यानी कि जो सामान्य विधेयक हैं, इनके पास करने में, पैसेज करने में राज्यसभा को और लोकसभा को इक्वल पावर है। ऑर्डिनरी बिल, ऑर्डिनरी बिल वो बिल है जो कि बिल में अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आप हटा दें, मनी बिल अगर आप हटा दें, अगर फाइनेंशियल बिल कैटेगरी ए हटा दें, तो बाकी जितना भी बिल है वो सब एक तरह से आपका ऑर्डिनरी बिल है। यानी एक ऑर्डिनरी बिल को लोकसभा के द्वारा और राज्यसभा के द्वारा समान रूप से पारित किया जाना संवैधानिक आवश्यकता है। और इस मामले में, ऑर्डिनरी बिल के मामले में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों को इक्वल पावर है। दूसरा, पासिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल यानी संविधान संशोधन बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 368, संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है कि कैसे
भारत के संविधान में बदलाव लाया जा सकता है, अमेंडमेंट लाया जा सकता है। चाहे वो संविधान में कोई एडिशन का बात हो, कोई नया चीज ऐड किया जा रहा है, या उसमें से कुछ डिलीट किया जा रहा है, या फिर कुछ वेरी करने की बात है। अमेंडमेंट के लिए लोकसभा और राज्यसभा का समान शक्तियां हैं, दोनों की शक्तियां इक्वल फुटिंग्स पर है। जो तीसरा बात है, इंपॉर्टेंट बात है, वो है फाइनेंशियल बिल कैटेगरी ए। फाइनेंशियल बिल कैटेगरी ए, यानी कि फाइनेंशियल बिल दो कैटेगरी में है, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। और अगर आप अनुच्छेद देखें 117(1) में कैटेगरी ए को डिफाइन किया गया है। बेयर एक्ट में इस अनुच्छेद को आप रेफर करके समझ सकते हैं कि कौन सा बिल फाइनेंशियल बिल कैटेगरी ए में आता है। और जो अगला इसमें आता है, एक तरह से अगर आप देखें तो अप्रूवल ऑफ इमरजेंसी। अप्रूवल ऑफ इमरजेंसी यानी कि जो आपातकाल है उसका अनुमोदन दोनों सदनों को करना पड़ता है, चाहे वह आपातकाल नेशनल इमरजेंसी का हो, राष्ट्रीय आपातकाल हो, जो संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा प्रोक्लेम किया जाता है। नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल, चाहे वो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने का मामला हो, यानी प्रेसिडेंट्स रूल का मामला हो, संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है, यानी कि फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट। और जो तीसरा है वित्तीय आपातकाल, यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात है। तीन तरह के आपातकाल का वर्णन संविधान के अनुच्छेद में दिया हुआ है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी वित्तीय आपातकाल 360 में वर्णित है, हालांकि इसका एक भी बार अभी तक प्रयोग नहीं किया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल का प्रयोग हुआ है 3 बार, प्रेसिडेंट्स रूल का प्रयोग अनेक बार हुआ है, लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी का अभी तक एक भी बार प्रयोग नहीं हुआ है। तो एक इस तरह की बात है। और मैं बात कर रहा हूं लोकसभा की शक्तियां राज्यसभा की शक्तियों के बराबर है, दोनों में कोई भी और न ऊपर है न नीचे है, बराबर है। इसके अलावा अगर आप देखें तो शक्तियों के बराबरी के मामले में अगला जो 5वां बात है वो है एक तरह से राज्यसभा और लोकसभा, यानी कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो बहुत स्पष्ट है, इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा होता है। इलेक्टोरल कॉलेज होता है और यही इलेक्टोरल कॉलेज और राष्ट्रपति का चुनाव करती है। और इस इलेक्टोरल कॉलेज में इलेक्टेड मेंबर केवल होते हैं, ओनली इलेक्टेड मेंबर्स, न कि नॉमिनेटेड। इसमें लोकसभा, राज्यसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग होते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली चाहे वो स्टेट का सारे लेजिस्लेटिव असेंबली और यूनियन टेरिटरी जैसे दिल्ली हुआ, पुडुचेरी हुआ, इसके लोग होते हैं। अब यहाँ अगर देखें राष्ट्रपति के चुनाव में तो दोनों का बराबर का पावर है। हाँ, ये तय है कि लोकसभा की संख्या ज्यादा है, राज्यसभा की संख्या कम है, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में इक्वल जितने भी मेंबर हैं वो बराबरी के हिस्सेदार होते हैं। किसी का न वोटिंग कम होता है न किसी का वोटिंग ज्यादा होता है। और ये आर्टिकल 54 में वर्णित है, आर्टिकल 54 में। इसके अलावा जो चुनाव होता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, यानी इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव भी एक तरह से इलेक्टोरल कॉलेज ही करती है। इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा ही भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। और यह आर्टिकल दिया हुआ है 66 में, संविधान का अनुच्छेद 66 में इलेक्टोरल कॉलेज है, जो इलेक्टोरल कॉलेज उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। और यह इलेक्टोरल कॉलेज कैसे बनता है? लोकसभा के द्वारा और राज्यसभा का। जैसे राष्ट्रपति में यह था कि केवल इलेक्टेड मेंबर लोकसभा का, राज्यसभा का और असेंबली का भाग लेगा, इसमें ऐसा नहीं है, टोटल मेंबर भाग लेगा। जैसे लोकसभा का 545 और राज्यसभा का 245, यानी 790 एमपी
उपराष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात है और इस तरह की बात दी हुई है और राज्यों का इसमें कोई भी रोल नहीं होता है। तो ये कुल मिलाकर आपका 6 और समान एक तरह से बात हो गया लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों का। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स है राष्ट्रपति का, यानी कि राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा। इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स यानी कि महाभियोग की जो प्रक्रिया है जो संसद में चलती है, संविधान का अनुच्छेद 61 में यह वर्णन है कि संसद के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है और संविधान का उल्लंघन यानी वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। तो इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स में राज्यसभा को उतनी ही शक्तियां हैं जितना लोकसभा को दिया हुआ है और ये पूरी प्रक्रिया का वर्णन 61 में है। तो कुल मिलाकर इतनी जो शक्तियां हैं साधारण विधेयक के पास होने से राष्ट्रपति को हटाने तक, ये सारी शक्तियां लोकसभा को और राज्यसभा को बराबर में है और इसमें किसी भी सदन को अधिक शक्तियां नहीं है। ये बात हुई लोकसभा और राज्यसभा के शक्तियों के तुलनात्मक अध्ययन में किन शक्तियों को राज्यसभा और लोकसभा को बिल्कुल बराबरी में प्राप्त है। अब मैं बताने जा रहा हूं कि वे कौन कौन से ऐसे प्रोविजन हैं संविधान के अनुच्छेद में जो ये बताता है कि लोकसभा को राज्यसभा से अधिक शक्तियां हैं, यानी जहां पर राज्यसभा के पहल के बिना वो काम नहीं हो सकता। ये दूसरा प्रोविजन है, यानी कि ये सेकंड जो बात है वो है कि पावर्स ऑफ राज्यसभा इज ग्रेटर देन पावर्स ऑफ लोकसभा, यानी कि लोकसभा से राज्यसभा की शक्तियां अधिक है। ये कौन कौन सा सिचुएशन है इसको भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यानी कि एक तरह से इसको कहा जाता है स्पेशल पावर ऑफ लोकसभा में भी आप राज्यसभा में समझेंगे। स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा की जब बात करेंगे तो लगेगा कि यहां पर राज्यसभा एक तरह से 20 है लोकसभा से, क्योंकि राज्यसभा के द्वारा ही ये महत्वपूर्ण कार्रवाई इनिशिएट हो रहा है, पहल किया जा रहा है। और इसमें पहला जो है रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया संविधान का अनुच्छेद में वर्णित है। ये चीजें 67B में जो उपराष्ट्रपति को हटाने का मामला है वो पहल केवल और केवल राज्यसभा में ही आएगा और राज्यसभा क्या करती है कि यहाँ एक रिजोल्यूशन लाती है। ये रिजोल्यूशन कभी भी लोकसभा में स्टार्ट में नहीं आ सकता, वन एंड ओनली राज्यसभा ये रिजोल्यूशन लाएगी और यह रिजोल्यूशन एक तरह से पास होना चाहिए पूरा इफेक्टिव स्ट्रेंथ का ऑफ जो राज्यसभा है उसके मेजोरिटी से पास होना चाहिए। इफेक्टिव स्ट्रेंथ का मतलब है कि राज्यसभा 245 है और मान ली कि 2 वैकेंसी है, 2 लोगों ने रिजाइन वगैरह कर दिया या डेथ हो गया या जो भी कारण है डिस्क्वालीफाई हो गए तो बच गया 243। ये 243 इफेक्टिव स्ट्रेंथ माना जाता है और इसका बहुमत यानी इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए और 1 जोड़ दीजिए तो इफेक्टिव होगा। और इसके बाद इसको लोकसभा एडॉप्ट कर लेती है और उपराष्ट्रपति इस रूप में हट जाते हैं। यानी उपराष्ट्रपति को जो हटाने का जो पहल है वो केवल राज्यसभा में आएगा और इफेक्टिव स्ट्रेंथ के मेजोरिटी के द्वारा उपराष्ट्रपति को हटा दिया जाता है। यह चीजें केवल और केवल स्टार्ट में जो दिया गया है वो राज्यसभा को प्राप्त है, क्योंकि राज्यसभा के सभापति होते हैं, चेयरमैन होते हैं उपराष्ट्रपति भारत के, उनके प्रोसीडिंग्स ही अध्यक्षता करते हैं। दूसरा जो है एक तरह से जो पावर है, पावर टू लेजिस्लेट यानी कानून बनाने की शक्ति, पावर टू लेजिस्लेट ओवर स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट यानी राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की बात हो रही है। नॉर्मली जो यूनियन लिस्ट है उस पर पार्लियामेंट कानून बनाती है, जो स्टेट लिस्ट है उस पर स्टेट लेजिस्लेचर का कानून बनता है, यानी राज्यों की विधायिका बनाती है, चाहे यूनिकैमरल हो चाहे बाइकैमरल हो। और जो कंकरेंट लिस्ट है, समवर्ती सूची है, इस पर पार्लियामेंट भी कानून बनाता है और इस पर स्टेट लेजिस्लेचर भी कानून बनाता है।
दोनों को कंकरेंट पावर है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, और ये भारत के संविधान के 7th शेड्यूल में इन बातों का जिक्र है। लेकिन अब मैं कहने जा रहा हूं कि स्टेट लिस्ट पर कौन कानून बनाता है? स्टेट लेजिस्लेचर। लेकिन अगर नेशनल इंटरेस्ट है तो नेशनल इंटरेस्ट होने की स्थिति में अगर आप देखेंगे तो यहां पर स्टेट लिस्ट के विषय पर भी भारत की संसद के द्वारा क्या हो रहा है? कानून का निर्माण हो रहा है। और इसी पॉइंट को मैं यहां पर इंफेसाइज कर रहा हूं, यानी पावर टू लेजिस्लेट ओवर स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट। और ये कैसे होता है? ये तभी हो सकता है जब इस बात का राष्ट्रहित में हो, नेशनल इंटरेस्ट हो कि राज्य के सूची पर संसद के द्वारा कानून का निर्माण आवश्यक है। और ऐसा करने के लिए एक रिजोल्यूशन लाना पड़ता है, प्रस्ताव लाना पड़ता है। यह प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा में ही आ सकता है, लोकसभा में नहीं आएगा। और राज्यसभा इसको 2/3 मेंबर्स के द्वारा इसको पास करना पड़ता है राज्यसभा को, जो प्रेजेंट हैं एंड वोटिंग। यानी राज्यसभा के जितने भी सदस्य एक खास समय में प्रेजेंट होते हैं, वोटिंग कर रहे होते हैं, उनका 2/3 पास करता है कि ऐसा प्रस्ताव, ऐसा रिजोल्यूशन राष्ट्रहित में है, तो संसद को पावर हो जाता है, पार्लियामेंट अथोराइज हो जाता है कि राज्य सूची के विषय पर कानून का निर्माण किया जा सकता है। तो ये दूसरी बात हो गई, यानी राज्य सूची के विषय पर जिसमें सामान्यतया राज्य की विधायिका को पावर है कानून निर्माण का, अब संसद कानून निर्माण कर सकती है, क्योंकि यह प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा में आता है। उसके अलावा क्रिएशन ऑफ, और ये जो प्रावधान है इसको 249 में ये है, 249 आर्टिकल में ये वर्णन है। इसके अलावा क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, यानी कि अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना है, ऑल इंडिया सर्विसेज। अभी भारत में आईएएस, आईपीएस है, आईएएस है, आईपीएस है और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, 3 ऑल इंडिया सर्विसेज है। मान लीजिए कि एक नया ऑल इंडिया सर्विसेज बनाना है, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन करना है। ये कैसे होगा? इसका प्रोविजन संविधान के अनुच्छेद 312 में दिया हुआ है कि 1 or more ऑल इंडिया सर्विसेज कुड बी कंस्टिट्यूटेड। ये कैसे कंस्टिट्यूट होगा? ऐसा जो प्रस्ताव है, रिजोल्यूशन है, सबसे पहले राज्यसभा में आएगा, न कि लोकसभा में। और राज्यसभा इस प्रस्ताव को 2/3 मेंबर्स से पुनः पास करेगी, ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने प्रेजेंट हैं, वोट देने के लिए तैयार हैं, उन सदस्यों के 2/3 मेंबर्स अगर इस रिजोल्यूशन के फेवर में मत देते हैं तो राज्यसभा के इस प्रस्ताव के आधार पर लोकसभा अगर एग्री कर जाती है तो 1 or more ऑल इंडिया सर्विसेज का गठन किया जा सकता है। अखिल भारतीय सेवाओं के गठन की बात हो रही है, यानी इसमें भी पावर जो है एक तरह से राज्यसभा को अधिक है, लोकसभा कुछ नहीं कर सकती है इसमें बिना राज्यसभा के रिजोल्यूशन के। इसके अलावा एक सिचुएशन वो है कि लोकसभा डिसॉल्व हो गई है, मान लीजिए कि लोकसभा इज डिसॉल्व, लोकसभा भंग हो चुकी है, तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा, लोकसभा तो नहीं है लेकिन राज्यसभा अप्रूव कर सकती है इमरजेंसी को। राज्यसभा में अप्रूव इमरजेंसी, क्योंकि लोकसभा नहीं है तो राज्यसभा को विशेष पावर मिल जाता है। और राज्यसभा इस स्थिति में 352 हो राष्ट्रीय आपातकाल, या 356 हो या 360, इन प्रस्ताव को ग्रीन सिग्नल दे सकती है और इमरजेंसी कंटिन्यू रहता है इस प्रकार से। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो 5वां है वो है स्क्रूटनी ऑफ डिमांड्स, स्क्रूटनी ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट्स, यानी कि जो विभाग और मंत्रालयों के जो खर्चे हैं, डिमांड है एक तरह से, जिस पर वोटिंग होता है, वोटेबल पार्ट ऑफ बजट करते हैं डिमांड फॉर ग्रांट्स को, इस पर राज्यसभा को उतना ही पावर है जितना लोकसभा का है, क्योंकि इसका जो कार्य होता है, स्क्रूटनी होता है, वो डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा किया जाता है, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी।
और इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं। तो इस तरह से स्पष्ट है कि इन 5 विषयों पर एक तरह से जो है वो डिमांड फॉर ग्रांट्स है। हालांकि इसको आप मिटा भी सकते हैं क्योंकि यहाँ पर इसके प्रस्ताव को बाइंडिंग नहीं है, तो इतनी बातें कर सकती है कि ये 4 जो प्रस्ताव हैं इसमें स्पष्ट रूप से राज्यसभा की शक्तियां लोकसभा के मुकाबले अधिक है और इनको कहा जाता है कि स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा। यहाँ पर राज्यसभा के पहल के बाद ही लोकसभा कार्य कर सकती है। इसके बाद अब तीसरा जो आता है, इसमें जो थर्ड है वो है, थर्ड एक तरह से है कि पावर्स ऑफ राज्यसभा कम है। यहाँ पर राज्यसभा को पावर कम है, लेसर देन पावर्स ऑफ द लोकसभा। और इसमें जो पहली बात आती है वो है मनी बिल, जो धन विधेयक है जिसको लोकसभा का स्पीकर सर्टिफाई करते हैं, जिसका जिक्र 110(1) में है और इसको पास करने की प्रक्रिया 109 में वर्णित है। इसमें राज्यसभा को पावर नहीं है, बहुत कम पावर है, क्योंकि मनी बिल जो है इट कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा। सबसे बड़ी बात है कि मनी बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं हो रख सकता, इसको राज्यसभा में नहीं किया जा सकता। इसके अलावा राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट मनी बिल, राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट और अमेंड मनी बिल, रिजेक्ट मनी बिल। राज्यसभा मनी बिल को ना तो रिजेक्ट कर सकती है और ना ही इसको अमेंड कर सकती है। और जो मैक्सिमम राज्यसभा को पावर है, राज्यसभा कैन विथहोल्ड मनी बिल मैक्सिमम फॉर 14 डेज, मैक्सिमम फॉर 14 डेज। और इस 14 दिन के अंदर अगर राज्यसभा मनी बिल को पास नहीं करती है तो यह माना जाएगा कि मनी बिल उसी रूप में पास हो गया जिस रूप में लोकसभा ने पास किया था। तो मनी बिल के बारे में राज्यसभा को कोई पावर नहीं है, मनी बिल लोकसभा में रखा जाता है और लोकसभा ने पास कर दिया तो मान लीजिए कि राज्यसभा ने भी पावर पास कर दिया। राज्यसभा ना रिजेक्ट कर सकती है, ना अमेंड कर सकती है, ओनली रिकमेंड कर सकती है। उस रिकमेंड को चाहे लोकसभा माने या न माने। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि मनी बिल में लोकसभा को ही ओवरराइडिंग पावर है, राज्यसभा को नहीं है। दूसरा जो फाइनेंशियल बिल है, फाइनेंशियल बिल कैटेगरी ए जो है, फाइनेंशियल बिल कैटेगरी ए 117(1) में है। जो पहले मैं बताया था ऑर्डिनरी बिल 117(3) ऑर्डिनरी बिल के जैसा है, लेकिन फाइनेंशियल बिल कैटेगरी जो 1 है इसमें दोनों को बराबर, उसमें एक तरह से ये भी मनी बिल की तरह ट्रीट होता है और इसमें भी मनी बिल की तरह ट्रीट होने के कारण लोकसभा को ओवरराइडिंग पावर है। इसके बाद अगर आप देखें तो जो मंत्री परिषद है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। लोकसभा से ही एक तरह से लोकसभा की संख्या के आधार पर सरकार का गठन होता है और मंत्रिपरिषद भी लोकसभा के प्रति एक तरह से अकाउंटेबल है, जिम्मेवार रहती है। और जो कॉन्फिडेंस मोशन है, विश्वास मत है या जो अविश्वास मत है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये केवल और केवल लोकसभा में रखा जा सकता है, न कि राज्यसभा में रखा जा सकता है। तो ये बहुत क्लियर कट है कि जो सरकार बनता है लोकसभा से बनता है, न कि राज्यसभा से बनता है। लेकिन राज्यसभा के सदस्य मिनिस्टर बन सकते हैं, लेकिन जो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन सरकार बनाने की बात है और जो अकाउंटेबिलिटी की बात है वो सब्जेक्ट मैटर लोकसभा का है। यहाँ पर राज्यसभा को कोई पावर नहीं है। इसके अलावा ज्वाइंट सेशन ऑफ जो पार्लियामेंट है, ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट यानी संसद का जो संयुक्त अधिवेशन है, संसद का संयुक्त अधिवेशन का जिक्र 108 में है। जब दोनों सदनों में लोकसभा या राज्यसभा में डेडलॉक हो जाता है और किसी एक बिल पर दोनों सदन सहमत नहीं होते हैं तो दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन होता है और इसकी अध्यक्षता स्पीकर लोकसभा करते हैं। चूंकि लोकसभा में अधिक संख्या है, 545 होता है बनिस्पत राज्यसभा के जिसमें केवल 245 होता है, तो राज्यसभा में इसको ओवरराइडिंग पावर हो जाता है। तो ये डी हो गया। और एक जो लास्ट है जहां पर एक तरह से ज्यादा पावर
पावर है पुनः लोकसभा को, और वो शक्ति है 352 में। और इसमें यह है कि लोकसभा स्पेशल सीटिंग में इन ए स्पेशल सीटिंग may disapprove नेशनल इमरजेंसी अंडर 352, यानी कि लोकसभा एक विशेष बैठक में नेशनल इमरजेंसी को खत्म करने का प्रस्ताव ला सकती है, और उसको ला सकती है अगर राज्यसभा उसको रिजेक्ट कर दिया है तो भी, इन स्पाइट ऑफ रिजेक्शन बाई राज्यसभा, इन स्पाइट ऑफ रिजेक्शन बाई राज्यसभा, यानी राज्यसभा उसको न चाहते हुए भी अगर लोकसभा चाहे तो लोकसभा के प्रस्ताव के द्वारा रिजोल्यूशन पास करने पर नेशनल इमरजेंसी को खत्म करने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर ये 3 परिस्थितियां हैं, लोकसभा इक्वल टू राज्यसभा, लोकसभा की शक्तियां राज्यसभा से अधिक है और राज्यसभा की शक्तियां लोकसभा से कम है। ये शक्तियों का एक तुलनात्मक अध्ययन है जो संविधान के आधार पर है। और मैं बता दूं, शुरू में जो मैं बताया था फाइनेंशियल बिल कैटेगरी ए, वो कैटेगरी ए ना होकर कैटेगरी बी है। 117(3) में उसका प्रावधान है जो कि ऑर्डिनरी बिल जैसा होता है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा को इक्वल पावर है। तो यह एक तुलनात्मक अध्ययन है लोकसभा राज्यों का संवैधानिक रूप से। ये कैसा लगा वीडियो आप जरूर शेयर कीजिएगा, अपने विचार कमेंट में दे सकते हैं। और इसका एक महत्वपूर्ण आयाम है, संवैधानिक आयाम है। तो इसको अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल में एक से एक संवैधानिक, राजनीतिक और आर्थिक टॉपिक्स पर मैं अपना विचार रख रहा हूं, उसका विश्लेषण कर रहा हूं, जिसका सिविल सेवा परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू वेरी मच।